नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भाग 3 में है भाई मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो काफ़ी लंबा है, इसलिए कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, पार्ट 1। इससे पहले भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, और उससे पहले भी सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं अच्छी तरीके से। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, ओपन करिए और इस सारी पॉलिटी को आप शुरू से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो जितने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं भाई, लगभग जो है वहाँ पर अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए होते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण यानी कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हेतु क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। तो जो शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो गया, यानी कि हम उसे कहते हैं चहुमुखी विकास, ठीक है। तो चहुमुखी विकास के लिए जो अनिवार्य होते हैं उसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और ये जो अधिकार है, इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं, राज्य के विरुद्ध। तो राज्य कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे कि व्यक्तियों का मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका क्या करती है? उसे संरक्षण प्रदान करती है, यानी कि उसका हनन होने से रोकती है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में कि कहाँ से जो है इसका मौलिक अधिकार का उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले किस देश में विकास हुआ। तो इन अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास होता है वो ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश सम्राट थे जॉन के द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित एक अधिकार पत्र, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा नाम से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे भाई। तो जहाँ पर भी अधिकार की बात आती है वहाँ पर मैग्ना कार्टा की क्या दे दी जाती है भाई? संज्ञा दे दी जाती है, नाम दे दिया जाता है। तो उसको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा ही क्या था? मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। तो सम्राट जॉन द्वारा कब 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सबसे पहले मौलिक अधिकार आया। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में काफ़ी लंबे संघर्षों के बाद 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा जो है जनता को अधिकार यहाँ पर आपको मिले। अमेरिका की बात करें तो 1791 में अमेरिका में संशोधनों द्वारा अधिकार पत्र को जोड़ करके मूल अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि अमेरिका के मौलिक संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। संशोधनों द्वारा बाद में 1791 में मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया। तो जो मौलिक अधिकार भारत में हैं वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसका क्या नाम है भाई? अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट। तो वहीं से जो है इसको लिया गया है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रांस और अमेरिका है। फ्रांस और अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है वो प्राकृतिक और अप्रतिदेय के रूप में है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, ठीक है। नेचुरल जो है अधिकार वहाँ पर बताए गए हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो नेचुरल जो है अधिकार है। अगर भारत की बात करें तो भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उसको कहा जाता है कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। नेचुरल यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है कि ये नेचुरल है, ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान द्वारा इसे परिभाषित नहीं किया गया है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या जो मौलिक अधिकार है उसकी परिभाषा दी गई है, कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। तो इसकी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई। मौलिक अधिकार कितने हैं, उनमें कौन कौन से अधिकार आपको मिलते हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन है, लेकिन मौलिक अधिकार किसे कहेंगे इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो भारत जितना विशद वर्णन किसी अन्य संविधान में नहीं है, यानी मौलिक अधिकार का जितना विशद यानी विस्तृत वर्णन भारत के संविधान में किया गया है उतना किसी अन्य संविधान
संविधान में नहीं किया गया है। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मौलिक अधिकार होते हैं स्पेशली राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी होते हैं, लेकिन ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये एब्सोल्यूट नहीं हैं। एब्सोल्यूट कहने का मतलब कि अत्यंतिक, एक आप शब्द सुनते होंगे, ये अत्यंतिक नहीं है, यानी कि इस पर सरकार या फिर राज्य जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। बहुत सारे रीजन हैं, लोक व्यवस्था, एकता और अखंडता के आधार पर जो है इस पर युक्ति युक्त जो है प्रतिबंध आपके मौलिक अधिकारों पर लगाया जा सकता है, यानी कि ये सभी क्या हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। जैसे कि ऊपर वाले ही लाइन में लिखा है कि यह राज्यकृतों के विरुद्ध, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वो राज्य के विरुद्ध ही होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार यहाँ व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, यानी कि व्यक्ति भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है। जैसे कि 15(2) में क्या कहा गया है भाई, कि यहाँ पर जैसे किसी भी व्यक्ति नहीं, नागरिक को, क्योंकि ये केवल नागरिक को प्राप्त है, तो किसी भी नागरिक को केवल धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी जो सार्वजनिक स्थान हैं जैसे कि तालाब हो गए, होटल हो गए, नदियाँ हो गई, इन सब में जाने से, प्रवेश करने से, भाग लेने से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी भेदभाव सरकार व्यक्ति से कर सकता है और व्यक्ति व्यक्ति से भी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये भेदभाव व्यक्ति व्यक्ति से भी करता है, इसलिए ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है। 17 में हम लोग देखेंगे क्या है भाई, छुआछूत है। तो छुआछूत जाहिर सी बात है कि ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच में ज़्यादा जो है ये प्रचलित होता है, तो इस प्रकार से ये भी व्यक्तियों के विरुद्ध है। 23 में क्या है, बालात श्रम। ठीक है, बालात श्रम हो गया, बेगारी हो गया, बधुआ मजदूरी हो गया और मानव दुर्व्यापार हो गया। तो ये भी सब कौन करता है भाई, ये भी व्यक्ति ही करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी व्यक्ति के विरुद्ध ही होगा। 24 में क्या है, बच्चों का खतरनाक कारखानों में जो है काम करने से रोक लगाया गया है। तो बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करवाता कौन है, तो कोई संस्था, सरकार करवाएगी नहीं, कोई संस्था भी करवा सकती है, कोई व्यक्ति भी लगवा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यह भी व्यक्तियों के विरुद्ध है। तो 15(2) हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। आपात के समय भी राष्ट्रपति 2 अधिकार समाप्त नहीं कर सकता है। कौन कौन है भाई, वो हैं 20 और 21। हम लोग जानते हैं जब आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति चाहे तो वो मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं, 20 अपराध से दोष सिद्धि और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इन 2 मौलिक अधिकारों को भाई किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह न्याय योग्य है, न्याय योग्य मतलब वाद योग्य है। यदि कोई आपके मौलिक अधिकार को छीनता है या फिर न्यून करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वहां से आपको न्याय देगा, रिट जारी कर करके। ठीक है, तो ये न्याय योग्य हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से इसे लागू करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इससे में जा करके आप इसे पा सकते हैं। और इसमें 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है, तो ये संशोधन भी करने योग्य है। भारत में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, जबकि अगर हम लोग यूएसए में देखें तो यूएसए में त्याग कर सकता है। अब यूएसए में भाई त्याग कर सकता है, वहाँ के लोग जागरूक हैं, जानकार हैं, होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया है भाई कि चाहो तो तुम मौलिक अधिकार को त्याग सकते हो कि ये मौलिक अधिकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए भारत के लोगों को यहाँ पर स्वेच्छा से त्याग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि इसका जो है दुरुपयोग जो है हो सकता था, क्योंकि यहाँ के लोग उतने शिक्षित और जानकार नहीं हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको जानना चाहिए। अब हम लोग आते हैं राज्य। राज्य क्या होता है भाई, अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। तो राज्य के अंतर्गत भारत सरकार
भारत सरकार आ गई, संसद आ गई और राज्यों में से प्रत्येक राज्य सरकार की विधानमंडल आ गई। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, तो ये सारी चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, राज्य बनता है। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध एक राज्य के कृत्य के विरुद्ध अधिकार है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ। तो अब राज्य कौन है, ठीक है, राज्य कौन है, तो उसकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि उस राज्य कहने का मतलब क्या है और उस राज्य में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य शब्द की व्याख्या इसलिए यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है भाई, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कोई भी विधि जो कि मूल अधिकारों के क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होने का मतलब कि किसी भी मूल अधिकारों का वो न्यून करता है, उसका क्षरण करता है या किसी भी मौलिक अधिकार का विनाश करता है, तो वो क्या होगा भाई, वो उस सीमा तक क्या होगा, शून्य होगा। समझ रहे हैं ना। चलो जैसे मान लेते हैं कोई विधि आ गई और उस विधि में आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। चौथा जो पॉइंट है ये मौलिक अधिकारों का न्यून करता है या क्षरण करता है, तो उस सीमा तक ये शून्य होगा, यानी चौथे वाले तक ये शून्य होगा। अगर चौथे वाले को हटा देते हैं तो बाकी ये ठीक है, समझ रहे हैं ना। चौथे वाले को अगर हटा देते हैं तो बाकी ये ठीक है, यानी कि यहीं पर आती है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी कि जितनी किसी एक कानून में जितनी जो पॉइंट हैं मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं उसको पृथक कर दिया जाएगा और बाकी जो बच रहे हैं उसको जो है संवैधानिक माना जाएगा और उसे पारित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर एक पॉइंट खराब है तो पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है उस सीमा तक, ठीक है। तो जहाँ तक ये नुकसान पहुँचाता है वहाँ तक उसको हटा दिया जाए तो बाकी और संवैधानिक होगा। और कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, न्यून करती है, क्षरण करती है, उसका विनाश करती है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और ये काम किसके द्वारा किया जाएगा भाई, ये काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो बनाया गया है। तो ये इस पावर का प्रयोग करके जो सुप्रीम कोर्ट ये काम करती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। ये क्या करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है भाई, ये कहाँ से आया है, ये यूएसए से आया है। कि ऐसी कोई विधि अगर आती है तो उस विधि को चेक कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। उस विधि को चेक कर सकता है, उसकी संवैधानिकता को चेक कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों के असंगत जो भी विधियां आती हैं उनको शून्य घोषित कर देता है। तो आपको विधि शब्द यहाँ पर ध्यान में रखना है। विधि शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। विधि शब्द की व्याख्या जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है और आज तक भी की जा रही है कि विधि में कौन कौन शामिल होंगे। अब प्रश्न फिर बाद में ये बन करके आया कि क्या संवैधानिक संशोधन भी विधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है भाई कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को न्यून करता है, मौलिक अधिकारों को न्यून करता है या क्षण करता है, तो वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य मतलब असंवैधानिक हो जाएगी, उसे जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो बात ये भी आती है कि क्या भाई संवैधानिक संशोधन भी इसी विधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि अगर संवैधानिक संशोधन भी इसी विधि के अंतर्गत आ गई तो अगर संविधान का संशोधन भी मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन करता है और विधि के अंतर्गत आ जाता है तो वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी पर जो है प्रश्न उठा तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य में सबसे पहले यह मामला आया कि क्या संवैधानिक संशोधन भी विधि है। तो वहाँ पर मना कर दिया कि नहीं भैया, संविधान का संशोधन जो है विधि
नहीं है। तो जब संविधान का संशोधन विधि नहीं है तो यानी कि संविधान में संशोधन क्या है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में फिर यही आया, तो फिर से यही क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया कि जो है संविधान का जो संशोधन है वो विधि के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार से भाई इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया और बता दिया कि भाई ये जो संविधान का संशोधन है वो क्या है, विधि है, विधि के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है भाई, संविधान का संशोधन जब विधि के अंतर्गत आ गई तो अगर संविधान संशोधन के माध्यम से आप मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि आ जाएगी और वो अपने आप क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप संविधान में या फिर यूँ कहें कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इससे ये निकल कर के आया कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। तो अब ये दुविधा आ गई भाई कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो क्या किया जाएगा। तो वहीं पर 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये प्रावधान किया गया, कुछ खंड अतिरिक्त जोड़ दिए गए, 13 में संशोधन किया गया, 368 में संशोधन किया गया और फाइनली ये कह दिया गया कि जो संविधान का संशोधन है वो विधि नहीं है और संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन क्या करती है, संशोधन कर सकती है, समझ गए। तो ये सारी जो दुविधाएं थी कि विधि है कि नहीं है कि नहीं है, इन सारी दुविधाओं को इसके माध्यम से दूर कर दिया गया। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है 1973, काफ़ी फेमस वाद है कई मामलों को लेकर के। इसने जो है जो 24वां संविधान संशोधन है उसको सही ठहराता है और ये मानता है कि संविधान का संशोधन जो है वो विधि नहीं है। संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है और वो क्या ध्यान में रखना है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। और 24वें संविधान संशोधन 71 के माध्यम से जब ये बता दिया भाई कि आप जो है ये विधि नहीं है और इसमें संशोधन कर सकती है और इसके द्वारा जो संशोधन किया जाएगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन भी नहीं कर सकते, ये भी एक जो है यहाँ पे प्रावधान जोड़ दिया गया था। तो फाइनली जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया भाई कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत छीन लिया गया। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का परिभाषा दिया गया जिसे कि हम बोलते हैं मूल ढांचा। तो मूल ढांचा का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया कि भाई पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हो, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हो, पूरी पावर है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। और जो ये आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें भी आप संशोधन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पर विस्तृत देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में विभिन्न निर्णय दिए गए तथा संसद द्वारा विभिन्न संशोधन भी किए गए। उसका परिणाम फाइनली यही हुआ कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक संशोधन में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकारों से संशोधन से संविधान के किसी आधारिक लक्षण यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका निराकरण विनाश तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो संशोधन उस विस्तार तक शून्य रहेगा। पीछे आपको सारी चीज़ें बता ही गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारिक लक्षण की कोई सूची नहीं जारी की गई है, यानी कि मूल ढांचा में क्या क्या आता है उसकी सूची नहीं बताई गई है। लेकिन कई निर्णय ऐसे लिए गए हैं जिसके माध्यम से जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन, पंथ निरपेक्ष का पृथक्करण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखे गए हैं। मौलिक अधिकार की स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं तो पहला संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको यहाँ पर सीमित कर दिया जाता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत बार मामले में ये आपको बताया कि जब प्रश्न उठाया गया कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, विधि के अंतर्गत नहीं आता है। यह आपको पीछे बता दिया गया। गोलकनाथ में मामला पलट गया और यह निर्णय दिया कि
मौलिक अधिकारों को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है, इसलिए जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ पर बता दिया गया कि संशोधन जो है विधि में आती है, ये आपको पीछे बता दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद 24वां संविधान संशोधन आपको पीछे ही बताया कि गोरखनाथ मामले में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें 13 में 368 में संशोधन कर दिया गया और सभी प्रकार के संदेहों को दूर कर दिया गया। यानी कि अब यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग को, मौलिक अधिकार को भी संशोधित करने का अधिकार है। फाइनली केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के जो आधारिक लक्षण हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इस निर्णय में संसद ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को भी स्पष्ट किया था। उसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में और 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ दिया जाता है और यह व्यवस्था की जाती है कि इस प्रकार से किए गए संशोधन किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया भाई कि न्यायिक जो पुनर्विलोकन का जो अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया। बाद में मिनर्वा मिल्स मामला आया बनाम भारत संघ 1980 में 368 में जो खंड 4 जोड़ा गया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन का विनाश करने के उद्देश्य से बना था। और यहीं फिर क्या किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन को क्या किया गया, आधारभूत लक्षण घोषित कर दिया गया। यानी कि बता दिया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, मूल ढांचा है। अब यानी अब मूल ढांचा में आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं। तो भाई संविधान में मूल अधिकारों को 6 शीर्षों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में कुल 7 शीर्ष थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 जो संशोधन हुआ था वो 78 में हुआ था भाई। फाइनली जो ये लागू हुआ था 79 में, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था। तो अब कुल मिलाकर के 6 शीर्षों में विभाजित है। तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 तक। ठीक है, चलिए तो अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे भाई कि इन सब के एक एक के बारे में हम लोग विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो चीज़ें आज हम लोगों ने सीखी ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और यही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं भाई उनमें अनुच्छेद और ये जो मौलिक अधिकार जो आपके अनुच्छेदों के तहत हैं यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप हायर एग्ज़ामों में जाएंगे तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको ये टेक्निकल चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, कि स्थिति क्या है, किस संविधान संशोधन में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कौन सी अधिकार अभी प्राप्त है नहीं प्राप्त है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। चलिए फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आपके पास कोई बुक हो तो इसको और आप लोग विस्तृत से अध्ययन करिए। यहाँ पर मेन चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर रखे गए। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में शायद कुछ आ जाए, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।